Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency-based questions from the poem Aunt Jennifer's Tigers written by Adrian Rich. बेटा जी हर वीडियो में इन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेक्शन मैं बता रही हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो थीम ऑफ द टॉपिक, द थीम ऑफ द चैप्टर या थीम ऑफ द पोएम पे आते हैं। अगर आपको थीम पता होगा तो हमेशा याद रखना कि उसी के ऊपर बेस करके आप अपने आंसर्स लिखोगे, कभी भी थीम के अगेंस्ट मत जाना। So okay, before we start the questions, let's have a quick look at the important points of the chapter. इस पोएम में जो लैंग्वेज यूज्ड है वो बड़ी सिंपल है। दे आर एवरीडे वर्ड्स एंड मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी बड़ा सिंपल है। इसकी जो राइम स्कीम है दैट इज AABBCCDDEEFF। पोएम की अगर हम देखें, अदरवाइज आपको स्टैंजा की ही राइम स्कीम आती है। और जो ये रिजिड पैटर्न राइम स्कीम में यूज किया गया है, ये आंट जेनिफर की रिजिड लाइफ को पोर्ट्रे कर रही है। मतलब ये इसीलिए इतना रिजिड रखा गया है सो दैट यू कैन रिलेट इट टू द रिजिडिटी इन आंट जेनिफर्स लाइफ। रिजिडिटी का मतलब होता है नो 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 वे टू कॉम्प्रोमाइज। देर इज मतलब कोई चांस नहीं है कि अंकल कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आंटी की लाइफ जो है वो उनके हस्बैंड ने बड़ी रिजिड बनाई हुई है। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पोएम के 12 लाइन्स हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ 3 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच। Each stanza is made up of 2 couplets. Talking about the tone of the poem, तो इस tone जो है poem की बड़ी positive and cheerful है जब poet अपने tigers को describe करती है। बट जब वो अपनी बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, जब वो अपने खुद के मतलब जब पोएट आंट जेनिफर की डिमाइस के बारे में बात करते हैं, तब जो उनका टोन होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है एंड इट इज़ इवन स्कैरी। बंदे को मतलब थोड़ी सी घबराहट होती है कि इज दिस द फ्यूचर ऑफ आंट जेनिफर। So now the theme of the poem is that Aunt Jennifer की poem जो है, it is addressing the constraints of married life a woman experiences. शादी के बाद जो woman होती है उसके ऊपर किस तरह के constraints आते हैं, किस तरह की उसकी life होती है। लकी women get a husband जो उनके साथ compromise करते हैं, but ज़्यादातर in the patriarchal society इट इज़ द वुमेन हु हैज़ टू कन्फॉर्म टू द फैमिली। कन्फॉर्म मतलब हस्बैंड की फैमिली के हिसाब से रहना पड़ता है। उसमें कई नाजायज़ बातें होती हैं जो टॉलरेट भी करनी पड़ती हैं। अब इस पोएम में अगर हम इस पोएम के उसको देखें, तीनों स्टैंजास का डिस्क्रिप्शन देखें तो फर्स्ट स्टैंजा में आंट जेनिफर इज शोन टू बी एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स and a description of the tigers has been given that they are joyful, they do not fear anyone. The hunters are sleeping underneath the tree and in the vicinity, आसपास ही टाइगर्स खेल रहे हैं। मतलब ना तो हंटर्स टाइगर्स को मारना चाहते हैं और ना ही टाइगर्स हंटर से डर रहे हैं, राइट। तो ये डिपिक्ट करता है आंट जेनिफर की डिज़ायर को कि वो भी नहीं चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उनको टॉर्चर करें, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ विदाउट फियर एक लाइफ जीना चाहती हैं। शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ द वे शी वॉन्ट्स इट, नॉट द वे दैट हर हस्बैंड वॉन्ट्स हर टू लिव। तो ये उनके डिज़ायर्स हैं। फर्स्ट आंसर में टाइगर्स को डिस्क्राइब किया गया है एज शिवलरिक, कॉन्फिडेंट, दे आर मूविंग कॉन्फिडेंटली। उनका जो डिमीनर है वो शिवलरिक है। शिवलरिक मतलब रिस्पेक्टफुल टू वुमेन एंड दैट दे आर डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन जंगल, वो जंगल के रहने वाले हैं। तो दोनों चीज़ें टाइगर सिंबलाइज करती हैं, आंटी का डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड ऑल्सो द अथॉरिटेटिव, द डोमिनेटिंग नेचर ऑफ द हस्बैंड। सेकेंड स्टैंजा में हमें बता रहे हैं कि आंटी की हालत क्या है जब वो एक सिंपल एक्टिविटी लाइक एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है। आइवरी नीडल इज़ अ वेरी लाइट सब्सटेंस, उसको खींचते हुए भी उनके हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं बिकॉज शी फियर्स हर हस्बैंड, राइट। और उनके हाथ ट्रेम्बल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी उंगलियों के ऊपर एक अंगूठी है। वो अंगूठी जो है
वो उनके फियर का, उनके डोमिनेंस का प्रतीक है, सिंबल है। जब से उनके हाथों में अंगूठी आई है, उनकी लाइफ जो है वो बर्डनड हो गई है। जो थर्ड स्टैंजा है, उसमें हमें बताया जाता है कि ये जो बर्डन है, ये जो डोमिनेशन है, ये आंटी के डेथ के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। आंटी के डेथ के बाद भी उन्होंने वो अंगूठी पहनी हुई होगी, और वो अंगूठी विल ऑलवेज बी अ सिंबलाइजेशन of the way she was dominated, both in life and in death. But on the other hand, the last two lines of the poem, ये थोड़े से ना mixed feeling का दो lines हैं. We feel sad because auntie will never be able to see this day, but at the same time Adrian Rich ने एक hope create किया है कि आंटी के जाने के बाद जो टाइगर्स हैं वो उसी तरह से प्रांस करेंगे। ये सिंबॉलिकली बोल रहे हैं कि जो विमेन का डिज़ायर है टू बी फ्री फ्रॉम द डोमिनेशन, टू लिव लाइफ एज दे वांट, ये डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक उनको ये नहीं मिल जाता है, द टाइगर्स विल कीप ऑन prancing proud and unafraid. अब इस चैप्टर में कुछ वैल्यू पॉइंट्स रेज किए गए हैं दैट विमेन शुड बी रिस्पेक्टेड, दे शुड बी गिवन इक्वालिटी, उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। देन देर इज द वैल्यू ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी, एम्पैथी विद एवरीवन, फेमिनिज्म के लिए, एंड अगेन द वैल्यू फॉर आर्ट, द फैक्ट कि आर्ट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके लिए भी रिस्पेक्ट, वैल्यू होनी चाहिए। Now last point is poetic devices. So the first poetic device that we can see is symbolism. यहाँ पे टाइगर का सिंबल यूज किया गया है टू शो आंटीज डिजायर टू बी एज फ्री एज द मेल्स। मोर ओवर द टाइगर इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ द मेल अथॉरिटी। फिर जो उनके हाथ, हर हैंड्स आर फ्लटरिंग, तो वो आंट जेनिफर के विक्टिमाइजेशन का सिंबल हैं। जो आइवरी नीडल है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग हर लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हर टेरिफाइड माइंड। जो अंकल का मैसिव बैंड है, दैट इज सिंबलाइजिंग द सप्रेशन ऑफ आंट जेनिफर। Then there is alliteration in the words sleek and certainty. The sir sound is being repeated. There is alliteration in fingers fluttering, the first sound, and in prancing and proud, the per sound is being repeated. फिर anaphora is also, we can see the use of anaphora. जब वो they do not, they pacen, जब they word है, it is coming at the beginning of consecutive lines, तो उसमें हम बोलते हैं anaphora है. Then metaphor is there in the use of the word topaz to describe the yellow color of the tigers. Transferred epithet or synecdoche hai in the word terrified hands. It is Aunt Jennifer who is terrified and not her hands. तो जब वर्ड ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। मोर ओवर हैंड्स आर सिंबलाइजिंग द एंटायर बीइंग ऑफ आंट जेनिफर, तो इसीलिए सिनेक्डकी भी है। So these are some of the literary devices, and again then literary devices like hyperbole भी है, आपको पूरे टोन में नज़र आता है कि जिस तरह से टाइगर्स आर prancing in the presence of the hunters, इसमें paradox भी है, तो इस तरह से काफ़ी literary devices used हैं। Okay, so let's start with the competency questions. First question is, what lies in store for the aunt? तो आंटी की फ्यूचर क्या है, आंटी के किस्मत में क्या लिखा हुआ है? तो उनकी डेथ एज एन ऑप्रेस्ड और अ सबड्यूड वुमेन, वो कभी भी अपनी ऑर्डियल्स ऑफ मैरिड लाइफ से कभी भी रिहा नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे। शी विल ऑलवेज बी कॉट इन द ऑर्डियल्स ऑफ हर मैरिज टिल हर डेथ। नेक्स्ट इज टू एक्सप्लेन द टर्म रिंग्ड विद ऑर्डियल्स। रिंग्ड विद ऑर्डियल्स का मतलब है टू बी सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स। जैसे अंगूठी का निशान बन जाता है, गोल निशान जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, चारों तरफ से वो घिरी हुई हैं बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मैरिड लाइफ। तो वो जो वेडिंग रिंग है वो सिंबलाइज करता है उनके मैरिज के वेट को और उनके चेन्स को। Next question, in the poem Aunt Jennifer's Tigers, why does the poet describe the tigers as bright topaz denizens of a world of green? तो वो इसलिए टाइगर्स को इस तरह से डिस्क्राइब कर रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू शो देम एज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हु आर नॉट अफ्रेड टू शो देम सेल्व्स इन द वर्ल्ड। टाइगर्स किसी से डरते नहीं हैं, और उनको इस तरह से डिस्क्राइब करने से उनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है।
Then this description is also used to create imagery. उन्होंने इमेजरी यूज करके रीडर्स के लिए एक बैकग्राउंड पेंट किया है जहाँ पे एक विविड पिक्चर ऑफ टाइगर्स है जो क्लियरली विजिबल है in the green background of the jungle. Thirdly, she is using this technique to create a contrast. हमें बाद में पता चलता है एंड ऑफ द पोएम में कि ये जो इमेज है ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है बिटवीन द स्ट्रेंथ द फ्रीडम ऑफ द टाइगर्स एंड द सब्जुकेशन ऑफ द वुमेन, राइट. विमेन के साथ इन द वर्ल्ड ऑफ मेन किस तरह से विमेन को जीना पड़ता है एंड टाइगर्स किस तरह से जीते हैं. So that is to create a contrast. Okay, next in the poem Aunt Jennifer's Tigers, what is the contrast between the reality of Aunt's life and her imagination? तो आंटी की जो सच्चाई है दैट इज आंटी इज टिमिड, वो डरते हैं, वो नर्वस हैं. शी इज लिविंग अ फियरफुल एग्जिस्टेंस, वो अपने हस्बैंड से बहुत डर डर के जी रहे हैं. शी इज लिविंग अंडर मेल डोमिनेशन. ऑन दी अदर हैंड जो टाइगर्स वो एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं वो कैसे हैं? दे आर बोल्ड, they are proud, they are fearless, they are prancing freely and they are masters of their kingdom. तो ये बहुत विविड कॉन्ट्रास्ट है जो ये ये आंट जेनिफर में क्रिएट किया गया है उनकी जिंदगी में और उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में. Next question, how can we say that marriage was a compromise for Aunt Jennifer? Support your reason with two justifications. आपको दो रीजन देने हैं हम क्यों कह रहे हैं कि आंट जेनिफर की जो जिंदगी थी आफ्टर मैरिज वो कॉम्प्रोमाइज के अंडर जी रहे थे, नॉट अंडर फ्रीडम. तो उसका फर्स्ट है शी कुडंट लिव द वे शी वांटेड टू और डू व्हाट शी वांटेड टू. अगर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट आपसे मांगा जाएगा तो उसमें फिंगर्स फ्लटरिंग वाला आपको फ्रेज देना है. Then she was burdened by responsibilities. This is symbolized by the massive weight of uncle's wedding band. And she is oppressed by her husband. तो ये पूरे वो lines में visible है. So you can give these three reasons for justification. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. आंट वीक है, मीक है, टिमिड है, सबमिसिव है, स्कैर्ड है, फियरफुल है. वो अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. आंटी इज बॉन्डेड इन मैट्रिमनी एंड शी इज फेसिंग मेनी रिस्ट्रिक्शंस इन हर लाइफ. उनके ऊपर बहुत रोक टोक है अपनी शादीशुदा जिंदगी में. वो बॉन्ड हुए हुए हैं, फ्री नहीं है. और टाइगर्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग हैं, फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड क्रीचर्स हैं, किसी से भी डरते नहीं हैं. दे आर नॉट स्केर्ड एंड दे कैन मूव अबाउट फ्रीली. नेक्स्ट, इट इज ओनली व्हेन वी आर फियरलेस दैट वी बिगिन टू क्रिएट. Does this statement hold true in the case of the poem Aunt Jennifer's Tigers? Support your stance with evidence from the text. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब हम डरते नहीं हैं हम तभी नई चीज़ क्रिएट करते हैं. क्या ये पोएम के रेफरेंस में ट्रू स्टेटमेंट है? अब आप यस बोलो तो आपको जस्टिफिकेशन देना है, नो बोलो तो जस्टिफिकेशन देना है. तो इसका पोएम के हिसाब से तो बिल्कुल ही नो है क्योंकि आंटी फियरलेस नहीं है, आंटी टिमिड है, शी इज फियरफुल, राइट. इसके बावजूद वो एक पैनल क्रिएट कर रहे हैं. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग, शी इज क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड ऑफ प्रांसिंग टाइगर्स. तो अगर हम पोएम के रिस्पेक्ट में बोलें तो ये बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है कि हम तभी क्रिएट करते हैं जब हम फियरलेस हैं. अगर हम देखें तो आंटी वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ हर हस्बैंड. बहुत रीजंस हैं उनके फ्लटरिंग हैंड्स, उनका मैरिज उसका मैरिज बैंड का वेट. These are the ways that her fear is being channeled through the poem. But in spite of that, she is creating her art. Her fear did not stop her from creating her art. And next, how does the poet use the image of fingers fluttering through the wool to highlight Aunt Jennifer's victimization? तो ये जो फिंगर्स फ्लटरिंग है ये आंटी का ट्रेमलिंग स्टेट को सिंबलाइज कर रहे हैं. आंटी के हाथों में जो अंगूठी है शी इज बर्डन्ड बाय द वेट ऑफ अ मैरिज. व्हाई? बिकॉज शी हैज टू फॉलो द जेंडर कोड्स एज अ वुमेन. और जेंडर कोड्स एज अ वुमेन में विमेन को कोई राइट नहीं होता है इवन समथिंग एंड इन एज इनोक्वस एज हार्मलेस एज होल्डिंग वूल उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है.
So she is highlighting the oppressed state of women. Or rather, we can say that her fingers fluttering through the wool is highlighting the oppressed state of women. Next question है, read the given quote. Every poem breaks a silence that had to be overcome. And this has been said by Adrian Rich. Now, in your opinion, which silence does the poem Aunt Jennifer's Tigers break? मतलब फर्स्ट लाइन जो कोटेशन है एड्रियन रिच की उसमें है कि हर क्रिएटिव मीडियम जो है पोएम है या कोई लिटरेचर है ये एक साइलेंस लोगों ने उस बारे में बोलने से कतराते हैं उस साइलेंस को ब्रेक करता है जो इनिशियली लोगों को ओवरकम करना होता था तो अब ये पूछ रहे हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स में किस साइलेंस को तोड़ा गया है किस टॉपिक के ऊपर लाइट डाली गई है किस टॉपिक के बारे में ओपनली बात की गई है सो यहाँ पे द पोएम इज ब्रेकिंग द साइलेंस अबाउट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑपरेशन ऑफ वुमेन का मतलब होता है सब्जुगेशन ऑफ वुमेन विमेन को किस तरह से सोसाइटी डोमिनेट करती है किस तरह से रोब जमाती है दैट इज ऑपरेशन पेट्रियार्कल सोसाइटी होता है अ सोसाइटी विच इज डोमिनेटेड बाय द मेल जहाँ पे मेल जो होता है फैमिली का उसकी बात ही सही होती है उसकी बात ही मानी जाती है दैट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी अब आंट जेनिफर के कैरेक्टर से एड्रियन रिच इम्पैक्ट बताती है ऑपरेशन का जो हर विमेन की लाइफ पे होता है ये पोएम एक रिमाइंडर है दैट वी ऑल मस्ट वर्क टू क्रिएट अ इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर वुमेन इक्विटेबल वर्ल्ड का मतलब है जहाँ पे विमेन को इक्वल राइट्स हो मेन की तरह जहाँ पे वो भी अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी पाए तो हमने एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है वेयर विमेन हैव इक्वल राइट्स ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज अ पैरेलल drawn between Adrienne Rich and Aunt Jennifer कह रहे हैं कि Aunt Adrienne Rich chose to express her silent revolt through her poem Aunt Jennifer's Tigers just as Aunt Jennifer did with her embroidery explain मतलब जैसे आंट जेनिफर ने अपनी रिवॉल्ट को साइलेंट रिवॉल्ट को अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक्सप्रेस किया था एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग अ पैनल राइट तो उसी तरह से एड्रियन रिच ने भी अपना साइलेंट रिवॉल्ट एक्सप्रेस किया है थ्रू द पोएम तो हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है तो एड्रियन रिच थ्रू द पोएम क्या कर रही है शी इज क्रिटिसाइजिंग द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज क्रिटिसाइजिंग मतलब उसकी खामियां बता रही है कि जब ट्रेडिशनल वे में शादियां होती थी तो उससे विमेन को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था तो वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसी तरह से आंट जेनिफर इज अ विक्टिम ऑफ एन अनहैप्पी मैरिज शी हैज़ अ डोमिनियरिंग हस्बैंड बट वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपना गुस्सा अपनी डिज़ायर को वेंट करते हैं एक्सप्रेस करते हैं तो yes it is used both are using the creative outlets as a form of protest against societal expectations सोसाइटी उनसे जो एक्सपेक्ट करती है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है देयर क्रिएटिव जो आउटलेट्स हैं जो वो उनकी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी डिबेट हुई है कई लोग बोलते हैं इट इज़ एंडिंग ऑन अ नोट ऑफ होप अदर्स आर सेइंग इट इज़ एंडिंग ऑन एन पेसिमिस्टिक नोट बट आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक वुड यू से दैट द पोएम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ होप एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई तो मेरे हिसाब से द पोएम इज एंडिंग ऑन अ नोट ऑफ होप इट इज ऑफरिंग अ ग्लिमर ऑफ होप एक छोटी सी उम्मीद हमें दिखाई है कि इवन इन द फेस ऑफ ऑपरेशन अगर विमेन ऑपरेस्ड हैं तो भी विमेन कैन ऑलवेज फाइंड वेज टू एक्सप्रेस their स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस विमेन हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ वो कहीं ना कहीं से उस ऑपरेशन को जब सहने की स्ट्रेंथ ले आते हैं तो उससे फाइट करने की भी स्ट्रेंथ ले आते हैं इन सम फॉर्म और दी अदर दे आर फाइटिंग ऑपरेशन दे आर रेजिलियंट बार बार गिर के खड़े होते हैं बार बार लड़ते हैं हारते हैं फिर लड़ाई के मैदान में आते हैं सो दे आर रेजिलियंट अब हम ये बात क्यों कह सकते हैं हम इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे the very last line in the poem the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid अब ये जो लाइंस है ना ये होपफुल भी हैं और साथ के साथ ट्रैजिक भी हैं
होपफुल क्यों है? बिकॉज़ फाइट कंटिन्यू होगी, फाइट गिव अप नहीं करेंगे। एंड ट्रेजिक इसलिए है क्योंकि आंट जेनिफर विल हैव डाइड बाय देन। उनको पूरी ज़िंदगी फ्रीडम नहीं मिली। शी कुड नॉट गेट एम्पावरमेंट। उनके टाइगर ज़िंदा रहेंगे, उनकी डिज़ायर ज़िंदा रहेगी, दूसरों को इंस्पायर करेगी, बट आंट जेनिफर की डेथ हो चुकी होगी। आंट जेनिफर की डेथ इज़ ट्रेजिक, but the prancing of the tigers is hopeful. The next question is, how might the message of the poem Aunt Jennifer's Tigers be different if the following last four lines were omitted? अगर हम पोएम की लास्ट फोर लाइन्स को ओमिट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो आंट जेनिफर की पोएम कैसे डिफरेंट मैसेज देगी? अब ये कौन सी हैं चार लाइन्स? व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. यहाँ पे आंटी की डेथ के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी डेथ के बाद भी उनकी रिंग प्रतीक होगा ऑफ हर बर्डन्ड लाइफ, burdened married life. But on the other hand, the tigers are free, they are prancing, they are proud and unafraid. ओके, तो अगर हम ये लास्ट फोर लाइन्स को ओमिट करेंगे तो पोएम पे क्या इफ़ेक्ट होगा? पोएम की जो एंडिंग है वो सॉम्बर बन जाएगी। सॉम्बर मतलब बड़ी उदास। अब उदास क्यों होगी? क्योंकि अगर आप सेकंड स्टैंज़ा देखोगे तो उसमें हम बात कर रहे हैं हर हैंड टेरिफाइड सॉरी हर हैंड्स आर बर्डन्ड बाय द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो मतलब उनकी जो रिंग है वो उनके हाथों पे है, you know, it is a symbol of the ordeals that she was mastered with. तो वो इमेज आपके दिमाग में रहेगी जो इमेज है ऑफ द prancing tigers who are roaming around in freedom। ये इमेज निकल जाएगी और सिर्फ आंटी का ऑपरेशन सब्जुगेशन बाय द हेवी वेट ऑफ द मैरिज बैंड, वो इमेज हमारे मन में रहेगी। अब पोएम का फिर मैसेज क्या बन जाएगा? इट विल ओनली टॉक अबाउट द ऑपरेशन एंड द सफरिंग ऑफ वुमेन, देयर इज नो होप फॉर लिबरेशन। अब इस तरह की एंडिंग से पोएट क्या अचीव कर रहा है? द पोएट इज मतलब अगर हम चार लाइन्स को ओमिट ना करें तो पोएट क्या अचीव कर रहा है? द पोएट इज अचीविंग अ सेंस ऑफ होप एंड ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मतलब एक समय आएगा जब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो वुमेन को ऑप्रेस नहीं करेगी बट वुमेन को इक्वल स्टेटस देगी। जो टाइगर्स का इमेज है, व्हेन वी से दे आर prancing, दे आर प्राउड, दे आर अनअफ्रेड, तो ये सजेस्ट करता है कि हाँ, ऑपरेशन को ट्रांसेंड करने के तरीके हैं, वुमेन की सफरिंग खत्म करने के तरीके हैं, चाहे वो थ्रू आर्ट ही क्यों ना हो। तो पोएट सजेस्ट कर रहा है कि आर्ट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिबरेशन। जितना मर्जी सोसाइटी, कल्चर हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट डाले, आर्ट हमेशा इट विल वर्क एज अ फॉर्म ऑफ लिबरेशन फॉर एनीवन। हाँ जी, the next question is, their mother's side. Sophie watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. The prose selection going places includes his telling comment about Sophie's mother. In Aunt Jennifer's Tigers, we are told that the massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. नाउ अब ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने गोइंग प्लेसेस में भी डिस्कस किया है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैं हमने तो ये पहले पढ़ा हुआ है, ये आपने मेरी पहली वाली वीडियो में सेम देखा होगा। नाउ अब क्वेश्चन क्या है कि आपको ये दो एक्सट्रैक्ट्स का रेफरेंस दिया है एंड यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन सोफीज मदर एंड आंट जेनिफर। आपको उन दोनों की बातें लिखनी है जो इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू हमें समझ में आती हैं कि उनके फीलिंग्स क्या हैं। आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि आपने क्वेश्चन कैसे शुरू करना है। सोफीज मदर कॉलिन, एंड फिर वो अपने डायलॉग बोलेंगे एंड देन यू विल आंट जेनिफर अपने डायलॉग बोलेंगे। So the first dialogue is given by the examiner and it is, your embroidery is so beautiful, do you love tigers? तो इस तरह की ओपनिंग्स क्या होती हैं? दे आर सपोज टू जॉल्ट योर मेमोरी इनटू टॉकिंग अबाउट द थीम। तो आंट जेनिफर के चैप्टर पोएम का थीम क्या है? दैट शी वांट्स टू बी फ्री एंड फियरलेस। जब वो टाइगर की बात कर रहे हैं तो टाइगर्स यही सिंबलाइज कर रहे हैं, तो आपने वही लिखना है। येस आई डू लव टाइगर्स, दे सिंबलाइज समथिंग आई विश आई कुड बी, फ्री एंड फियरलेस।
एंड दिस इज दे आर कम्प्लीटली अनलाइक मी। तो अब सोफी के मदर जो अनलाइक मी है वो सोफी के मदर के लिए क्यों है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगी, अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे कि येस आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, मेरी लाइफ भी जो है वो मेरे फैमिली के नीड्स के आगे पीछे घूम रही है, मैं पूरा दिन घर के काम करती हूँ और जैसे मेरे एप्रन के ऊपर एक डेलिकेट बो है, तो ये एक सुपरफिशियल एडॉर्नमेंट है मेरे सर्वाइल रोल को मतलब अ रोल एज अ सर्वेंट ऑफ द हाउस, उसको बस एक उन्होंने डिग्निटी दिया है। दिस डेलिकेट बो इज जस्ट शोइंग कि हाँ मेरी मैरिड लाइफ है, इट्स अ सुपरफिशियल एडॉर्नमेंट, बट एक्चुअल में माई वर्क इज लाइक दैट ऑफ अ सर्वेंट। तो आंट जेनिफर भी बोलेंगे कि हाँ मेरी भी जिंदगी ऐसी ही है, मेरे हस्बैंड का जो वेडिंग बैंड है उसका वेट जब मेरी उंगलियों पे होता है, इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ द हेवी बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ दैट आई एम कैरिंग, इट इज अ सिंबल ऑफ द कंट्रोल ही एक्सर्ट्स ओवर मी। और मेरी एम्ब्रॉयडरी जो है वो मेरे लिए एक एस्केप है फ्रॉम हिज डोमिनेटिंग नेचर, राइट, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस माई हिडन डिजायर्स एंड फीलिंग्स। तो सोफी की मदर बोली कि यस आई नो व्हाट यू मीन, मुझे भी घर रहना पड़ता है। अब सोफी की मदर को क्या दुख होगा, चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट इट इज वेरी बैड कि पूरी फैमिली मैच देखने जा रही है एंड द मदर इज एट होम वर्किंग। तो वो उसी बात को बोलेंगे, फिर वो एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ हमारे दोनों के हस्बैंड्स जो हैं वो डोमिनियरिंग हैं और इसी कारण से हमारी कोई आवाज़ नहीं है हमारे फैमिली में। तो आंट जेनिफर बोलेंगे हाँ वी आर ट्रैप्ड इन अ नेवर एंडिंग साइकिल, कोई लाइकलीहुड नहीं है कि हमारे स्टेटस में कोई चेंज आएगा। अब इस कॉन्वर्सेशन में क्या हो रहा है, आंट जेनिफर और सोफी की मदर जो हैं वो अपने शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को के कारण एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना पा रहे हैं। उनके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस किसके हैं, of their constraint in their respective households, they being burdened by their respective households। अब उनके डिजायर्स सप्रेस्ड हैं, उनकी आवाज़ सप्रेस्ड है, और आंटी जो है वो अपने आर्ट को यूज़ कर रही है एज अ साइलेंट रिबेलियन, और सोफ़ी की मदर जो है उनको काम में सॉलेस मिल रहा है। तो this way you will create a dialogue between both the women. Next question is, read the given extract from an article published in The Independent। आर्टिकल published in मतलब ये मैगजीन है या न्यूज़पेपर है, द नेम ऑफ इट इज़ द इंडिपेंडेंट और उसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ है, टर्न योर पेन इनटू आर्ट। It's a phrase most of us have heard before. The theory that achieving something great requires suffering dates back to ancient times. Pain, however, is less an artistic necessity and more a result of contagion, a term used for the spreading of a harmful idea or practice. In the context of the struggling artist, it allows mental illness to fester, to be glamorized and admired, इवन एनकरेज्ड इन द नेम ऑफ आर्ट। अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमने एक कहावत है जो अक्सर सुनी है, दैट इज टर्न योर पेन इनटू आर्ट, और थ्योरी ये है कि बोला जाता है कि आप जितना लाइफ में सफ़र करोगे उतना आर्टिस्टिक बनोगे, और ये थ्योरी जो है ये सालों सालों से सदियों से चली आ रही है। बट जो हमारे आज की सोच है वो कहते हैं कि पेन आर्टिस्टिक नेसेसिटी नहीं है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंटेजियन। अब कंटेजियन क्या होता है, कोरोना वायरस वाज अ कंटेजियन, एक हार्मफुल चीज़ का स्प्रेड होना किसी चीज़ से, दैट इज़ नोन एज अ कंटेजियन। पेन इज़ अ कंटेजियन जो एक हार्मफुल आइडिया या प्रैक्टिस को स्प्रेड कर रहा है, दैट इज़ दैट जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है अ, अगर वो अपने पेन में होगा तो ही वो अच्छी चीज़ बना पाएगा। ये जो थॉट है ये एक मेंटल इलनेस को फेस्टर कर रहा है, एक पेन को ग्लैमराइज़ कर रहा है, पेन को एडमायर करने की क्वालिटी बना रहा है, और इवन इन द नेम ऑफ आर्ट इट इज़ बीइंग एनकरेज्ड, बोला जा रहा है कि ये अच्छी बात है, दुःख में होना अच्छी बात है। तो अब क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक आंट जेनिफर टर्न्ड हर पेन इनटू आर्ट? And if she did so, what kind of contagion might her pain be as a result of? And second question is, evaluate Aunt Jennifer and her artistry in light of the above extract। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आंट जेनिफर ने अपने दुख को अपने आर्ट फॉर्म में बनाया है, कन्वर्ट किया है,
और अगर किया है, तो जो कंटेजियन था उनकी लाइफ में, जिनके कारण उनको दर्द था, तो वो क्या था? फिर हमारे को ऑन जेनिफर की आर्टिस्ट्री को इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना है, इवैल्यूएट करना है। इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, आंटी ने बिल्कुल अपने तकलीफ को, अपने दर्द को आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जो टाइगर है इनकी टेपेस्ट्री में, वो उनके फ्रीडम, उनकी डिज़ायर फॉर फ्रीडम और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपनी लाइफ में उनके पास नहीं है। वो अपनी इनर मोस्ट लॉन्गिंग के बारे में बात करते हैं। अब जो कंटेजन एंड जेनिफर की लाइफ में है, द पेन, द कॉज ऑफ द पेन इज द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। सोसाइटी के पेट्रियार्कल होने के कारण जो वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है, सब्जुगेट किया जाता है, दबाया जाता है, दैट इज द कंटेजन, दैट इज द कॉज ऑफ हर अनहैप्पीनेस। एंड जेनिफर एक शादी में, एक ऐसी शादी में ट्रैप्ड हैं जिसमें उनके हस्बैंड ने उनको कोई फ्रीडम नहीं दी है। वो अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकते। एंड जेनिफर सिर्फ सर्कमस्टांसेस की विक्टिम नहीं है, बट एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो अ सर्वाइवर। अब वो सर्वाइवर कैसे हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ हर आर्ट। उन्होंने अपने आर्ट को यूज़ किया है टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर विमेन आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो टाइगर्स उनके पैनल में है, टेपेस्ट्री में है, वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द पोटेंशियल दैट शी एम्बॉडीज। विमेन के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्दो शी herself is unable to realize it in her life। वो अपनी लाइफ में अपने पोटेंशियल को नहीं साबित कर पाएंगे, बट वो उसका प्रतीक जरूर है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि हमें आंट जेनिफर की आर्टिस्ट्री को इवैल्यूएट करना है, तो आंट जेनिफर की जो आर्टिस्ट्री है, इट्स अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ आर्ट कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म पेन एंड सफरिंग। आंट जेनिफर के टाइगर्स आर अ सिंबल ऑफ होप, रेजिलियंस फॉर वुमेन जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए इन अ पेट्रियार्कल वर्ल्ड। आंट जेनिफर की जो आर्टिस्ट्री है, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर भी है कि पेन और सफरिंग जो हैं, दे आर नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रेट आर्ट। आंट जेनिफर के टाइगर्स ब्यूटीफुल हैं, पावरफुल वर्क्स ऑफ आर्ट हैं, even though they were created by a woman who was in pain. Imagine that Aunt Jennifer read the poem that Adrienne Rich wrote about. After much contemplation, she decided to write a letter to her husband, expressing her feelings and thoughts. Write the letter as Aunt Jennifer. अब उन्होंने पूरा सिचुएशन रिवर्स कर दिया है। अब वो बोल रहे हैं आंट जेनिफर ने खुद ने वो पोएम पढ़ी जो एड्रियन रिच ने उनके बारे में लिखी है। उन्होंने बहुत कॉन्टेम्पलेट किया, बहुत सोचा, एंड फाइनली उन्होंने अपने हस्बैंड से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक लेटर लिखने का सोचा। अब आपने एज आंट जेनिफर वो लेटर लिखनी है। अब आंट जेनिफर अपने हस्बैंड को क्या बोलेंगे? पहले तो वो एक्नॉलेज करेंगे कि मैंने एक पोएम पढ़ी है जो एड्रियन रिच ने लिखी है और जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोएम के बारे में बताएंगे दैट इट इज़ अबाउट अ वुमेन जो एक लवलेस मैरिज में ट्रैप्ड है और वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकती, एंड द वुमेन इज क्रिएटिंग अ टेपेस्ट्री, अ पैनल, जिसमें वो अपनी फ्रीडम, अपनी स्ट्रेंथ को जो वो लॉन्ग करती है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। Now she will empathize with the woman, she will see herself in the woman। वो अब अपने हस्बैंड को बताएंगे कि वो बात ये क्यों कह रहे हैं। वो बोलेंगे मैंने खुद को, आई सॉ माई सेल्फ इन आंट जेनिफर। मैं भी आपके साथ एक ऐसी शादी में ट्रैप्ड हूँ जो आप, जिसको आपने डोमिनेट किया है। मैं भी अपने ट्रू सेल्फ को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। आप, मुझे पता है दैट यू मे बी लविंग मी, मुझे पता है कि आपका आपका डोमिनेशन इज़ नॉट अ लैक ऑफ लव, बट इट इज़ अ ट्रुथ दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी। आपको मेरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती, मेरी क्रिएटिविटी नहीं समझ में आती। आप मुझे सिर्फ एक वाइफ की तरह देखते हो, एक ऐसी वाइफ जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी पार्टनर नहीं है। अब मैं आपको ये लेटर क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मुझे देखना चाहिए फॉर द पर्सन आई एम। मैं कौन हूँ ये आपको पता होना चाहिए। मैं, आई एम अ वुमन विद अ वॉइस, मेरी आवाज़ है, मेरे ड्रीम्स हैं, सपने हैं, मेरी एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ नहीं हूँ।
अगर आप ये बात समझोगे, आपको पता चलेगा कि मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है टू बी फ्री होना, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे छोड़ के जाओ, बट मैं आपको बदलने के लिए ज़रूर कह रही हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप देखो कि मैं कौन हूँ एंड टू लव मी अनकंडीशनली। डोंट पुट एनी कंडीशंस ऑन योर लव। तो इस तरह से आंट जेनिफर अपने हस्बैंड को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएँगे और उनसे क्या चाहते हैं वो भी क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे। Okay. Now, the next question. Observe the following lines from two different poems. First poem is Aunt Jennifer's Tigers. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The second poem is from The Roadside Stand. I can't help owning the great relief it would be to put this people at one stroke out of their pain. अब ये दोनों पोएम्स में बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं। अब इमेजिन करो कि आप एड्रियन रिच को और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इकट्ठे इंटरव्यू कर रहे हो। आपने उनसे कोई भी 2 क्वेश्चंस ही आस्क करने हैं एंड दीज़ 2 क्वेश्चंस मस्ट हाइलाइट 2 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देयर पोएम्स और आपको उनके रिस्पॉन्सेस को भी क्रिएट करना है। मतलब आपने 2 सवाल 2 जवाब क्रिएट करने हैं। दोनों जवाब जो हैं इंडिविजुअली एड्रियन रिच और रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों देंगे, राइट? 2 से ज़्यादा सवाल नहीं पूछने हैं। आपके क्वेश्चंस को लिमिट कर दिया है। सो डू नॉट आस्क एनी सिली क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस that are based on the theme of the poems. And you can begin in this way. पहले interviewer colon, then Rich will answer, and then Frost will answer. So the interviewer will start with thanking them for joining him, and immediately he will go on to his first question, which is, what are the central themes of your poem? तो रिच जवाब देगी कि मेरी पोएम का सेंट्रल थीम तो यही है, द ऑपरेशन ऑफ women by the men in the society, particularly the wives are suppressed by the husbands. And then my poem is also about women's freedom and rights, which are a social issue. अब फ्रॉस्ट क्या बोलेगा, उसकी पोएम का थीम क्या था? इट इज टॉकिंग अबाउट अ सोशल इशू, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ द कंट्री मेन। कंट्री में, विलेज में जो रहने वाले लोग हैं, उनका ऑपरेशन कैसे किया जाता है। उनका दे रिमेन पुअर बिकॉज ऑफ द प्रिविलेज्ड सिटी फोक्स इग्नोरेंस। जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो प्रिविलेज्ड हैं, वो अमीर हैं, उनके पास बहुत कुछ है, बट वो इग्नोरेंस में है। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर विलेज folk, and because of that the village folk are always oppressed. Now first question का question भी आ गया और दोनों का आंसर भी आ गया। Immediately we'll be going on to the next question. What solution do you both propose in your poems? आप क्या solution चाहते हो अपनी problems का? तो एड्रियन रिच बोलेगी कि मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज सालों साल से women are dying, after being oppressed by their families. Men have always been and always will be in power. आप इसको चेंज कर सकते हो, यू कैन फाइंड योर ओन सोल्यूशन, बट लगता तो यही है कि ये जो इक्वालिटी का स्टेटस हम चाहते हैं वो कभी भी विमेन के लिए अचीव नहीं हो पाएगा। अब फ्रॉस्ट भी इस बात से एग्री करता है कि हाँ, मेरे मतलब विलेज folk, कंट्री folk की अगर मैं बात करूँ, तो उनको पीस तभी मिलेगा व्हेन दे डाई। क्योंकि सिटी folk के पास अपर हैंड है, उनके पास सारे प्रिविलेजेस हैं और वो चेंज होंगे, वो विलेजर्स को आगे बढ़ने देंगे, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। The next question is, complete the sentence appropriately by using the term terrified hands. The poet is suggesting that dash. Poet क्या suggest कर रहा है by the phrase terrified hands? तो पोएट बता रहा है कि जो आंट जेनिफर का एंटायर बीइंग है, जो पूरा उनका एसेंस है, दैट इज फिल्ड विद टेरर एंड फियर। वो बहुत ज़्यादा डर के जीते हैं। आंट जेनिफर के जो हैंड्स हैं वो उनके एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इट इज़ बेयरिंग, उनके हैंड्स प्रतीक हैं अबाउट द लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ अ स्ट्रगल। वो कितना लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं उसके हैंड से नज़र आ रहा है, एंड देयरफॉर शी हैज़ यूज्ड द फ्रेज टेरिफाइड हैंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी वन वे दैट Aunt Jennifer's ordeals have symbolically mastered her. मैंने अभी यहाँ पे एक की जगह पे 3 वेज लिखे हैं एंड अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट आता है तो आप 1 लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप 2 पॉइंट्स लिखो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आप पूरे का पूरा लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आंट जेनिफर के जो ऑर्डील्स हैं, मुश्किलें हैं, उन्होंने उनको पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। तो अब फर्स्ट वे इज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल। आंटी को इमोशंस को और उनके सोच को, साइकोलॉजिकली उनकी सोच को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। उनके ऑर्डील्स ने उनको इतना ओवरवेल्म कर दिया है दैट वो अब उसको डोमिनेट कर रहे हैं। शी इज लिविंग इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ फियर एंड एंजाइटी। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फियर एंड एंजाइटी। उनके एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑपरेशन और सोसाइटी की कंस्ट्रेंट ने उनके मेंटल और इमोशनल स्टेट के ऊपर टॉल लिया है मतलब इट हैज टैक्स्ड हर एंड लेफ्ट हर फीलिंग ट्रैप्ड एंड पावरलेस। उसको लगता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, वो पूरी तरह से ट्रैप्ड है। सेकेंड वे इन विच ही हैज़ बीन मास्टर्ड इज उसके ऊपर फिजिकल कंस्ट्रेंट है, उसके ऊपर लिमिटेशन है। अब आंट जेनिफर के ऑर्डील्स ने उनके ऊपर एक लास्टिंग मार्क उनकी फिजिकल बीइंग पे छोड़ा है, उनके एक्शंस को लिमिट किया है, उनकी ऑटोनॉमी को डोमिनेट कर दिया है एंड दे हैव अगेन लेफ्ट हर फीलिंग ट्रैप्ड एंड अनएबल टू एक्सप्रेस herself। फाइनली सिंबॉलिक सब्जुगेशन भी शो करते हैं। आंटी के ऑर्डील्स ने उनकी लाइफ का डोमिनेटिंग फोर्स बन गए हैं, उनके थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, उनके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनके सेंस ऑफ सेल्फ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनको शी इज़ बीइंग मेड टू लिव अंडर द कांस्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब उनकी लाइफ पे उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस है। अब बाहर के लोग कौन-कौन हैं? सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, जो जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी में है, ये सारी चीज़ें उनकी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ एन एमसीक्यू। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स पर्पस टू एम्प्लॉय कंट्रास्ट इन द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम? लास्ट 4 लाइन्स हमने पहले भी देख ली थी। दे आर टॉकिंग अबाउट Aunt Jennifer's death and the prancing of the tigers which will continue unendingly। तो अब ये लाइन्स कौन सा कंट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं? तो उसके 4 ऑप्शंस हैं। टू ब्रिंग आउट द पैरेलल बिटवीन Aunt Jennifer's fears and the tiger's proud and unafraid prancing. Second option, to emphasize the fleeting nature of Aunt Jennifer's artistic creation compared to the enduring struggles of her life. Third, to present the ability to create something beautiful despite being surrounded by monotony. And fourth option, to highlight the juxtaposition between Aunt Jennifer's mortality and the eternal unafraid prancing of the tigers। अगर आप बी और सी ऑप्शन देखोगे तो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। आंटी का जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है दैट इज नॉट एट ऑल फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है कम पलों के लिए, थोड़े ही पलों के लिए, राइट? तो आंटी का आर्टिस्टिक क्रिएशन बिल्कुल भी फ्लीटिंग नहीं है। इट इज गोइंग टू सर्वाइव जनरेशंस एंड जनरेशंस। एंड सी ऑप्शन में है कि शी इज क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटिफुल इन स्पाइट ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब होता है अ बोरिंग लाइफ। तो आंटी की लाइफ बोरिंग नहीं है, आंटी की लाइफ सप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड है। तो बी और सी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो वो फर्स्ट बोल रहा है टू ब्रिंग आउट द पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है सिमिलैरिटी। अब किस चीज में वो ए ऑप्शन में सिमिलैरिटी दिखा रहा है? आंट जेनिफर के डर में और टाइगर के प्राउड और अनअफ्रेड प्रांसिंग में। अब ये सिमिलैरिटी है या कॉन्ट्रास्ट है? इट इज अ कॉन्ट्रास्ट, इट इज नॉट अ सिमिलैरिटी। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में वर्ड है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। तो डी ऑप्शन में वो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर की मोर्टालिटी एंड द इटर्नल अनअफ्रेड prancing ऑफ द टाइगर्स हैव बीन contrasted। इसको हाईलाइट करना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू हाईलाइट द juxtaposition
between Aunt Jennifer's mortality and the eternal unafraid prancing of the tigers. Okay, next question is, what does the tone of the speaker in the last four lines of the poem convey with reference to Aunt Jennifer? लास्ट फोर लाइंस में जो पोएट की टोन है वो आंट जेनिफर के रेफरेंस में क्या कन्वे करना चाहता है? तो वो पहले कन्वे कर रहा है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, आंटी के स्ट्रगल्स और आंटी के डिजायर्स में एक सेंस ऑफ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहा है। ओके, अब जो स्लाइड्स आ रही हैं उसमें मैंने क्वेश्चन के आंसर्स इंक्लूड नहीं किया, आई जस्ट बी डिस्कसिंग देम बिकॉज डिटेल में हमने पूरी स्लाइड में सिमिलर आंसर्स को देख ही लिया है. So, just a quick discussion on some other forms in which the same question can be asked. So, the first is identify and interpret the symbols found in the poem Aunt Jennifer's Tigers. तो इसमें सबसे बड़ा सिंबल जो है वो टाइगर्स खुद हैं. वो मेल डोमिनेशन और अथॉरिटी को तो सिंबलाइज करते ही हैं, उसके साथ साथ आंटी का डिजायर टू बी एज फ्री एज अनअफ्रेड एज द मेल्स इज ऑल्सो बीइंग सिंबलाइज थ्रू द टाइगर्स. सेकेंड सिंबल है रिंग का, कि रिंग ने जैसे ही आंटी की लाइफ में आई तो आंटी के हाथों पे एक निशान छोड़ दिया, तो उसी तरह से वो रिंग का खुद का भी वेट है विच इज सिंबलाइजिंग द हैवी बर्डन्स ऑफ अ मैरिड लाइफ, और जो वो अंगूठी का निशान है वो सिंबलाइज कर रहा है कि आंटी कंटिन्यूसली अपनी प्रॉब्लम से सराउंडेड हैं, उनको कभी भी उनसे फ्रीडम नहीं मिलेगा, और वो रिंग और ये जो निशान है वो आंटी के डेथ के बाद भी उनके साथ रहेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल्स. उसके बाद फिंगर्स फ्लटरिंग, दे आर सिंबलाइजिंग द फियरफुल स्टेट ऑफ आंट. टोपाज डेनिजन्स, तो वो एक इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं. इट इज़ क्रिएटिंग द पावरफुल इमेज ऑफ अ टाइगर लिविंग इन द जंगल. तो ये सारे सिंबल्स हैं, और अगर आपको पूरी तरह से सिंबल्स के बारे में जानना है then you need to go to the detailed video. Okay. Next question is, do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the poet towards Aunt Jennifer? Then the answer is yes, we do sympathize with Aunt Jennifer. जो वो प्रॉब्लम्स में घिरी हुई हैं वो ऑलमोस्ट हर वुमेन लाइफ में फेस करती है, एंड वी आर लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, सो द चांसेस ऑफ ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसके चांसेस बहुत कम हैं. पोएट भी सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स आंट जेनिफर. शी ऑल्सो बिलीव्स दैट कि आंटी का जो स्ट्रगल है वो अनएंडिंग है, बट एट द सेम टाइम शी ऑल्सो बिलीव्स दैट द स्ट्रगल to achieve freedom, that too will never end. Next question is, Aunt Jennifer's efforts to get rid of a fear proved to be futile comment. तो इसका आंसर यही है कि इवन आफ्टर आंटीज डेथ जो उनके साथ उनके फियर्स उनके साथ बैरी हो रहे हैं, वो कभी भी अपनी लाइफ में शी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन. तो उनके हर एफर्ट्स टू फ्री क्या है, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ टेपेस्ट्री, एम्ब्रॉयडरिंग अ पैनल. तो एम्ब्रॉयडरी करने के बाद भी उनके फियर्स ख़त्म नहीं हुए हैं. शी इज़ स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेटिंग नेचर ऑफ हर हस्बैंड. तो उनका ये एफर्ट फ्यूटाइल है. फ्यूटाइल मतलब यूजलेस. नेक्स्ट इज, व्हाट डू द सिंबल्स टाइगर्स, फिंगर एंड रिंग स्टैंड फॉर इन द पोएम? सो ये वाला हमने ऑलरेडी अभी अभी डिस्कस किया है. Next is, what knitting was to Aunt Jennifer, poetry was for Adrian Rich. Do you agree? Comment with reference to the poem Aunt Jennifer's Tigers. तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि दोनों क्रिएटिव आउटलेट हैं, और दोनों उससे अपनी साइलेंस को ब्रेक कर रहे हैं. आंट जेनिफर जो है वो अपने ऑपरेशन के साइलेंस को ब्रेक कर रही है. एड्रिन रिच जो विमेन का सब्जुगेशन है उस साइलेंस को ब्रेक कर रही है. So both of them are expressing their own pain, their own sorrow. Last question है, why did Aunt Jennifer choose to embroider tigers on a panel? The tigers are representative of a desire to be free and fearless. तो उनके पास फ्रीडम नहीं है अपने घर में कुछ कहने की, कुछ बोलने की. तो पैनल के ऊपर ये टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करने से उनके मन की इच्छा जो है, मन की आवाज़ जो है, वो उसको वॉइस कर सकते हैं. आंट जेनिफर को भी शायद पता है कि टिल माय डेथ आई विल बी नेवर फ्री फ्रॉम द सब्जुगेशन, बट उनका उम्मीद है, उनकी होप है
कि मेरे टाइगर्स हमेशा इस तलाश में रहेंगे दैट वन डे दे विल बी फ्री। Next question. Feminism refers to a collection of movements and ideologies that advocate women's rights and seeks to establish equal opportunities for women in all spheres. फेमिनिज्म जो है वो वुमेन के लिए इक्वल राइट्स का एक मूवमेंट है जो कहती है कि वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए किसी भी फील्ड में। अब आन जेनिफर की पोएम का रेफरेंस लेकर यू हैव टू हाईलाइट द पोएट्स व्यूज ऑन फेमिनिज्म। एड्रियन रिच इज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ फेमिनिज्म, राइट? शी इज़ अ वेरी मतलब उनका जितने भी पोएम्स हैं सब फेमिनिज्म के ऊपर बेस्ड हैं। अब आन जेनिफर की पूरी पोएम जो है वो एड्रियन रिच के व्यूज हैं फेमिनिज्म पे। शी इज टॉकिंग अबाउट हाउ women आर subjugated in a patriarchal society, how they lose their identity, how they are unable to express any desire to live a life of their own. Her views are sympathetic towards such women. She wants them to be free, she wants them to realize their potential, she wants them to live their life the way they want to live। तो ये जो हमने पूरी पोएम में अभी तक डिस्कस किया है ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे अब नीचे जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो बदल दिया गया है, ऊपर की लाइन सेम रही है। Write a composition highlighting how Aunt Jennifer's Tigers reflects the malady of male domination, and you can start like this. Composition का मतलब it's kind of a paragraph writing or an essay। तो उसका starting उन्होंने आपको बताया है, all of us live in a patriarchal society wherein a male is considered to be the most important person in the family. Whatever he says, the rest of the members have to follow। अब यही फेमिनिज्म की टर्म को लेकर आपको आन जेनिफर की पोएम का रेफरेंस देकर द मैलेडी ऑफ मेल डोमिनेशन, मैलेडी मतलब जो डिजीज है मेल डोमिनेशन की जो प्रॉब्लम है मेल डोमिनेशन की उसको हाईलाइट करना है। अगेन ऑलमोस्ट जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम होगा। आपको बताना है हाउ मेल्स आर डोमिनेटिंग द women। So with this we come to the end of the video। I hope आपको beneficial होगी and this was the last video from the book Flamingo। I have covered almost in fact almost नहीं सारे ही chapters competency questions के cover कर लिए हैं। So now I think you must be quite well prepared for your board exams। all the best from my side. Do your best, do not feel afraid. And if this video was beneficial for you, then do share it with many as you can so that all can benefit। Thank you so much for your time।